हेलो एवरीवन, मैं मेनका स्वागत करती हूँ आप सभी का एमएसटी जानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो अभी इवनिंग के बजे हैं 7 और दिन में तो क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं लगता है कि घर का काम इतना हो जाता है। और छोटा बेबी है और इसकी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब ही चल रही है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता दिन में। तो अब क्या है कि हस्बैंड का आज एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने चले गए हैं। तो मेरा काम ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने उनका खाना तो पहले ही बना दिया था और मेरे लिए मुझे खाना बनाना है। तो बेबी है जो कि अभी कार्टून देख रहा है और ये कार्टून देखेगा तब तक मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि जितना टाइम मिल जाए उतना ही ठीक है। और फिर बाद में जब ये सो जाएगा उसके बाद मैं अपना स्टडी करती हूँ। लेकिन इतने बिजी टाइम पे भी मैं अपना 5-6 घंटे की स्टडी आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि नाइट में है कि कुछ दिन अगर मेहनत करनी है तो जगना भी होगा। तो थोड़ा एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि अब सीटेट का रिजल्ट भी तो आ गया है और आगे अब डीएसएसबी की वैकेंसी है कि वो आएंगी, अभी जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, मार्च अप्रैल तक बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि अब तैयारी तो करनी होगी और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। तो जब तक वो खेलेगा, क्या है कि मैं पहले से ही अपनी थोड़ी बहुत तैयारी की हुई। तो मैंने ज्योग्राफी के है कि नोट्स बना के तैयार कर रखे थे, तो मैं उनका रीडिंग कर रही हूँ। तो ये है मेरे ज्योग्राफी के नोट्स, जो कि एनसीईआरटी बुक 6 क्लास की जो पूरी है उसका और 7th क्लास की मैंने अपने नोट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। क्योंकि इन दोनों क्लासों को पढ़ने के बाद क्या है कि मैं अपना और आगे की जब तैयारी करूँ, क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रही थी, तो मैंने ये नोट्स बना के रख लिए थे। बिल्कुल बेसिक है वैसे तो ये है, आप पढ़ते ही खुद आप सोचोगे कि इनके क्या नोट्स बनाना। लेकिन मैं आप लोगों को बोल दूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो DA SSSB के लिए, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप बेसिक से लेकर चलोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि मेरा सब्जेक्ट जैसे SST है तो मेरा उसमें भी काम आएगा। और सबसे बड़ी एक बात है कि जब बेसिक जो तो जैसे कि हमारा जर्नल पेपर होता है, PRT में भी होता है, TGT में भी और PGT में भी होता है। तो जर्नल पेपर में हमारी जो GS है जो 20 नंबर की आती है, तो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वैसे तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर की है तो इतने सारे सब्जेक्ट है। लेकिन तो इसमें फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आपका GS का भी तैयारी हो जाएगी। और आपका सब्जेक्ट अगर SST है तो उसमें भी आप लोगों को क्या है कि 6 क्लास के 7th इनमें से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिक है, कई बार बेसिक क्वेश्चन भी हमें अटका देते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं तो इस तरीके से करती हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलती हूँ। तो आप लोग भी अपना बेसिक यानी 0 से ही स्टार्ट अपनी शुरू करना। तो आज क्या है कि मैं इसको ही पढ़ूंगी, चाहे मुझे कितना टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने 6 क्लास की और 7th क्लास की जैसे मैंने नोट्स बना के रखे हैं। क्योंकि बेबी है, अभी खेल रहा है और वैसे मेरा कुछ पढ़ा हुआ है, तो मेरी एक बार इसकी रीडिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब बेबी सो जाएगा तो मैं अपनी आगे की तैयारी जो सब्जेक्ट लेकर चलूँगी वो भी आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो इसमें क्या है, ये चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हमें क्या है कि बेसिक हमें सौरमंडल के बारे में उसमें बताया गया है कि हमारा जो सूर्य है उसका परिवार है पूरा, उसके बारे में बताया गया है कि हम कौन से नक्षत्र मंडल में रहते हैं और तारा क्या होते हैं, ग्रह क्या है, खगोलीय पिंड क्या है, इन चीज़ों का बेसिक इसमें दिया हुआ है। तो देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे, तो मैंने अपने तरफ से देखो मैंने बनाए हैं नोट्स। तो आप अपने हैंडराइटिंग में बना लीजिए, क्या पता आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। आप जिस तरीके से बनाना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। मैंने तो इस तरीके से बनाया है क्योंकि मुझे मेरे बनाए हुए नोट्स ही अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो देखो मैंने ऐसे बना कि जैसे पूर्णिमा है, उसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल पढ़ती है। तो पूर्णिमा है तो पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के 15 दिन बाद जब ये एक नया चंद्रमा की जो रात्रि आती है उसे हम अमावस्या कहा जाता है देसी भाषा में जैसे हम बोलते हैं। तो ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो खगोलीय पिंड है जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है। यानी कि जो हमें रात को जो चमकती हुई जो चीज़ें दिखाई देती हैं आसमान में, जब हम खुले बाहर सोते हैं कई बार, तो जब देखते हैं तो हमें आसमान इतना अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें हमें वहाँ पे चमकती हुई या दिखती है तो वो ही एक खगोलीय पिंड है, जिसमें सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, सब चीज़ें वो जो कि हमें चमकती हुई दिखती है। और तारा क्या होता है, तो तारा क्या है कि एक जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि जो खुद ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा भी होती है, तो वो होता है तारा। लेकिन जिनमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होते हैं, बल्कि वो जो तारा होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो जैसे ग्रह हमारे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर हमें क्या है कि
सूर्य से ही हमें धूप वगैरह मिलता है, चंद्रमा से भी हमें जो भी मिलती है। तो इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी एक ग्रह हो गई। यानी कि ग्रह क्या होते हैं जो कि हमें और यानी जिनसे हमें ऊष्मा या प्रकाश दूसरों से प्राप्त होती है। यानी तारों के प्रकाश से हमें जो प्रकाशित होती है वहाँ से हमारी वो होते हैं ग्रह। तो गाइज मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ। मैं वैसे आप लोगों को पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन है कि जो मैं तो ये है सौरमंडल की हम कौन से हमारी आकाश गंगा है। तो हम मिल्की वे में रहता हमारा सौरमंडल है जो कि मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, उसमें हम रहते हैं। तो नक्षत्र मंडल है जैसे कि विभिन्न समूह की आकृति है। और सूर्य है तो सूर्य के जैसे ग्रह होते हैं, पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ग्रह हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से इनको अकॉर्डिंग वाइज की कि इसके यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो इस तरीके से मैंने अपने अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना रखा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बना ले, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना के कीजिए। और नीचे है कि मैंने उनका ये भी लिख रखा है कि जो आंतरिक ग्रह है कौन से, जो प्रथम 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह और लास्ट वाले जो ग्रह है वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो ये क्या है कि सूर्य के ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं वो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। और अपने अक्ष पे कितना टाइम लेते हैं तो वो भी मैंने अपना लिख लिया है। तो इस तरीके से मैं क्या है कि नोट्स बनाती हूँ। अगर आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाकर ही पढ़ लीजिए। तो कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये बेसिक ही है कि जीएस में पूछ लिए जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो आप लोग इसलिए इसको स्किप नहीं करते हो। और इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ो तो 6 से ही पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो ये जैसे कि मैंने अपने छोटे छोटे नोट्स इस तरीके से बना लिए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो आप लोग भी बनाइए, मैं आप लोगों को यही करूँगी। और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़ना। तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ गाइज, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो वैसे तो मेरी हैंडराइटिंग पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, वरना आप अपने हाथ से ही अपने नोट्स तैयार कीजिए। तो ये मेरा पहला चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर है जो अक्षांश और देशांतरों के बारे में। तो इसका भी मैंने इस तरीके से डायग्राम बना के अपने नोट्स बना लिए हैं। और ये क्या है कि मैं इनको भूलती नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये मेरे दिमाग में छप गए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग भी बनाओगे तो ये इस तरीके से डायग्राम बना रखे हैं मैंने, जो कि कटिबंध है हमारे, कौन कौन से कटिबंध है। जैसे 3 कटिबंध है हमारे, उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत कटिबंध है, इनके बारे में। और जो रेखाएं हैं जैसे विषुवत है, मकर रेखा, कर्क रेखा है। तो इस तरीके से क्या है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम बना के, और आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते। इससे क्या हेल्प मिलेगी आप लोगों को कि जब एग्जाम के टाइम पे हम बैठते हैं तो लिखी हुई चीज़ है ना कि याद नहीं रहती, लेकिन जब डायग्राम एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दिमाग में छप जाती है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं तो तुरंत हमारे वो डायग्राम दिमाग में आ जाता है। तो ये हेल्प करवाते हैं डायग्राम। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहती हूँ कि डायग्राम बना के आप अपने नोट्स तैयार करना। तो बेबी है कि लेटा अब कार्टून देख रहा है और मैं उसकी कर रही हूँ रीडिंग अपनी ज्योग्राफी नोट्स के। तो कितने घंटे पढ़ पाती हूँ वो बेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक ये नहीं रोएगा तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद क्योंकि आज ये दिन में नहीं सोया था तो मैं इसको सुला दूँगी, तो इसको खाना वाना भी खिलाऊँगी। तो क्या है कि पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब 2 घंटे हो गए थे। 1.5 घंटे तक मैंने अपना ज्योग्राफी कंप्लीट किया, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे से पहले पढ़ी हुई थी जो मैंने नोट्स बना रखे थे। तो रीडिंग करने के टाइम मुझे टाइम नहीं लगा उसको, क्योंकि 6 क्लास की थी जो मैंने कंप्लीट कर लिया, उसका रीडिंग कर लिया है। तो इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए और इस तरीके से रेगुलर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है। आप ये मत सोचना कि अभी वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मुझे तैयारी करते हुए 20 दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरा अभी 1 क्लास का जो भी चैप्टर पूरा, वो 1 क्लास पूरी हुई है, एक बुक पूरी हुई है 6 क्लास की। तो आप सोच के देख लीजिए कि 12 तक जब पढ़ना है तो कितना सारा पढ़ना होगा। और ये चीज़ें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी। जनरल पेपर के लिए भी मुझे तैयारी करनी है। तो मुझे खुद को ये लग रहा है कि क्या पता वैकेंसी आएंगी, उसके बाद एग्जाम होगा, तब तक सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो पहले इससे आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगी कि क्या है कि जब अपना सब्जेक्ट कंप्लीट आप लोग कर लोगे तो वैकेंसी भी आ जाएंगी। तो उसके बाद सिर्फ आपको रीडिंग करनी होगी, आपका रिवीजन होगा। जितना रिवीजन होगा आप उतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है
तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अभी लग जाइए। और क्या है कि जैसे मैंने अपना आपका 1-1.5 घंटे का जो कि पढ़ाई कर ली थी, और आज मुझे टाइम भी लग गया था। और बेबी क्या है कि आज बिना खाए ही सो गया, क्योंकि दिन में नहीं सोया था, तो उसको नींद आ गई, तो बीच में मैंने उसको सुलाया, तो 10-15 मिनट मुझे उसमें लग गए। तो देखो ये सो रहा है अभी, तो ये सो गया है और अब आज ये सोएगा, क्योंकि दिन में नहीं सुलाया था मैंने, वरना ये क्या है कि 11-12 बजे तक तो सोता ही नहीं है, तो मुझे पढ़ाई का टाइम बहुत कम लगता था। तो मैं उन मेरी सिस्टरों के लिए बोलूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं तो आप इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लीजिए, क्योंकि काम है जो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा। या जब बेबी बिजी हो, आपके पास छोटे बेबी हो, तो उस टाइम जब वो कुछ खेल रहे हो या कर रहे हो, तब आप अपना काम कर लेना, या फिर अगर सो जाए तो आप अपनी स्टडी में पूरा ध्यान देना। इसी तरीके से अगर आप टाइम निकालोगे तो आप भी कुछ कर पाओगे। तो क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और पूरा दिन मैं आप लोगों को सही बताऊँ कि मुझे आज सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल का टाइम नहीं लगा। आधा घंटे का टाइम लगा था बीच में, जब तक मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा इसको ही खिलाया, क्योंकि ये मतलब छोटा है तो परेशान भी करता है, तो मेरे पढ़ाई का बिल्कुल भी नहीं होता, चांस ही नहीं बनता कि मैं दिन में पढ़ पाऊँ। तो मैं तो अपना इसलिए टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग भी टाइम निकालिए, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो और आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पे आप हर रोज़ देखना और मेरे साथ जुड़ना आप लोग भी, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और DSSB से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को सही बताऊँगी और गाइड करूँगी आप लोगों को। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद ही मैं नेक्स्ट तैयारी करूँगी, और क्या पढ़ती हूँ वो भी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो अब जाती हूँ किचन में। तो देखो किचन मेरा इतना फैला पड़ा हुआ है, और नीचे है कि बेबी ने इतना गंदा कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि सफाई नहीं की हो। पूरा दिन भर लगी रहती हूँ लेकिन फिर भी इतना कर देता है गंदा। तो अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो खाना वाना मैंने अब खा लिया था, और मैं फिर से बैठ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो अब मैं पढ़ूँगी इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है कि मैं हर रोज़ 10 या 15 वोकैब याद करती हूँ। तो ये मैंने टारगेट बनाया है, क्योंकि इस तरीके से अगर टारगेट बनाकर मैं चलूँगी तो मुझे अच्छे से याद होगी, वरना यही है कि आज किया कल नहीं करेंगे, फिर छोड़ देंगे बीच में, तो पढ़ाई क्या है कि रुक जाती है। तो मैं हर रोज़ का टारगेट लेकर चल रही हूँ कि मुझे 15 वोकैबुलरी तो याद करनी है। और DSSB हो या SSC हो, हर एग्जाम हो, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा होगा, क्योंकि जनरल पेपर में जो इंग्लिश आती है उसमें वोकेबलरी से रिलेटिव ही हर आते हैं, जैसे कि इडियम फ्रेज हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, अपोजिट वर्ड है, जो भी कुछ होगा वो अगर वोकैब अच्छी होगी तो हमारा अच्छा होगा। तो मैं हर रोज़ अपना 15 वोकेबलरी लेके चलती हूँ। तो ये क्या है कि मैं अपना नोट करती हुई भी चलती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ वोकेबलरी, जो कि नीतू मैम की बुक है उसकी है, तो मैं वहीं से पढ़ती हूँ, और उसमें लिंक भी अच्छे से दिया हुआ है, और याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से कीजिए, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होगी। और साथ ही मैं अपना ग्रामर का भी करूँगी। तो ये मेरी है 15 वोकैब। तो ये क्या है कि मैंने YouTube से पहले पढ़ के इसको नोट कर लिया था, तो इसका एक बार मैं इसका रीडिंग कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से हो जाए। और जब नेक्स्ट डे मैं अगली वोकैब याद करूँगी तो उससे पहले मैं इसका एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मेरा रिवीजन भी होता रहे। और वो बार बार क्या है कि हम भूल जाते हैं पिछले वाले 1-2 मीनिंग वगैरह, ये कि कन्फर्म बिल्कुल याद नहीं होती, लेकिन रिविज़न करने से बार बार रिविज़न हम करेंगे तो अच्छे से याद होगी। तो यही होता है एक सही तरीका पढ़ने का। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि जो पढ़ लिया उसको एक बार पढ़ के और छोड़ दिया और आगे चले गए। तो नेक्स्ट जब भी आप कुछ पढ़ो तो पिछला जो आपने पढ़ा है पिछले दिन उसका एक बार रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लेना। इससे आप लोगों का क्या होगा, माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएगी जो पिछले आपने किया था, और बार बार आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और ये है बुक ग्रामर की है, बुक है जो मेरी कॉमन मिरर की है, तो जिसमें आज मैं पढ़ूंगी आर्टिकल। तो ये बुक इतनी अच्छी है, इसमें लैंग्वेज इतनी अच्छी से दी हुई है कि मुझे आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैंने पहले जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो भी इसी बुक से किया था, और मैं DSSB की तैयारी जो भी कर रही हूँ मैं अब भी, ये इंग्लिश की ग्रामर मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये SSC लेवल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है। हर एग्ज़ाम में जैसे SSC बैंक वगैरह उसमें ये ग्रामर अच्छे से
दी हुई है। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात ये है, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रही इस चीज़ का, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों तक सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें है ना आर्टिकल जिसे हर चीज़ है जो पहले समझाया गया है, और उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे कि आप उसको आसानी से समझ पाओ। और क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों को डिटेल से समझाया गया है। और सारी चीज़ें समझाने के बावजूद आपको एक्सरसाइज के लिए भी आगे वो मिलेगा। इसका बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप अपना क्या करके देख सकते हैं कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बुक लगी है मुझे तो, क्योंकि मैं इसी से करती हूँ। और इसकी लैंग्वेज एक तरीके से नहीं, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इसमें। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि पिछले ईयर्स एसएससी बैंक जिसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और बाद में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको इनका सॉल्यूशन नहीं आता है तो आगे इनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो इसलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें नहीं आते और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, हम कहाँ इसका सॉल्यूशन देखें। तो इस बुक में यही चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इनका आगे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और ये भी अच्छे से समझाया गया है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों गलत है और क्या आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये है वो बुक, और इसमें मैं अब इसका कर लेती हूँ मैं रीडिंग अच्छे से। तो इंग्लिश के बाद क्या है कि मैं मैथ्स पढ़ूँगी, और मैथ्स मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं उसका वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और आज मैं पढ़ूँगी, बता दूँ आप लोगों को परसेंटेज। तो इस तरीके से क्या है कि मैं अपना स्टडी का टाइम निकाल लेती हूँ और मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप भी हाउस वाइफ है और इस चीज़ का सामना करें तो आप इस तरीके से अपना टाइम निकालें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।